अब अभी तक तो बेटा वो आपके नॉन करेंट असेट में था, या तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, या वो इंटेंजिबल असेट था, या मान लो वो कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी वगैरह भी था। अगर आप सब्सिडरी को भी डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो तो इसमें आता है वो। ठीक है, तो अभी तक तो उसका अकाउंटिंग आप ऐसे कर रहे थे, बोलो, या तो आप पीपी की तरह कर रहे थे, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह कर रहे थे, या इंटेंजिबल असेट की तरह कर रहे थे, या कोई फिनेंशियल असेट की तरह कर रहे थे। और फिनेंशियल असेट मतलब नॉन करेंट असेट, सब्सिडरी वाला फिनेंशियल असेट, इसमें सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट आएगा। अब आइए बात को, तो सर अब क्या करना है, व्हाट टू डू ऑन टुडे। रुको रुको रुको, टुडे कौन सा डेट है सर? ऐसे तारीख वाइज बोले तो आज का दिन है 10/10/2022। ठीक है सर, क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन सर एक प्लांट एंड मशीनरी नीड्स टू बी रिक्लासिफाइड इनटू ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। तो सर आज के दिन ये सारा कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए था ना, मैनेजमेंट का कमिटमेंट आ गया, मैनेजमेंट का अप्रूवल, बोर्ड रिपोर्ट आ गया कि हाँ हम लोगों को माल बेचना है, हम लोग बायर का सर्च वर, सब वो प्रूव हो गया। सो दिस इज डन ऑन टुडे। सो द डेट ऑन विच द असेट इज गेटिंग क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल इज 10th अक्टूबर। करना क्या है, पहले टिल 10th अक्टूबर जो आपका ओल्ड एएस बोलता है, एएस मतलब इंड एएस, जो आपका ओल्ड इंड एएस बोलता है वो करके आप असेट का कैरिंग अमाउंट पता कर लो। मतलब उस दिन तक का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो, अगर इंपेयरमेंट अकाउंटिंग है तो इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कर लो, जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया ना असेट को लेके टिल दैट डे कर लो। कर लिए? अब आपको क्या करना है, उसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल में डालना है। तो अब आपको इंड एस 105 फॉलो करना है। तो अब आप जब इंड एस 105 फॉलो करोगे तो इंड एस 105 बोलता है कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे ये असेट पहली बार नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बनेगा। रिपीट करो, ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल विल बी मेजर्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन दैट डे। ऐसा काम लेकिन सिर्फ उसी दिन होगा बस, हर साल ऐसा काम नहीं होगा। हर साल क्या होगा हम बताएंगे। ये 10th अक्टूबर को क्या होगा हम वो बता रहे हैं। तो सर 10th अक्टूबर कौन सा दिन है? जिस दिन द असेट इज गेटिंग रिक्लासिफाइड फ्रॉम पीपीई टू नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। 10th अक्टूबर तक का सारा काम पुराने इंड एस से कर दो। 10 अक्टूबर के दिन कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे मेजर कर लो। कैरिंग अमाउंट मान लो है 4 लाख। चल पढ़ाई स्टार्ट हो गया बेटा, प्रैक्टिकल स्टार्ट। कैरिंग अमाउंट है मान लो 4,40,000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, खाली फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मान लो 3,90,000 रुपया। आपको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल 390 में लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, और आपको 50,000 का लॉस इंपेयरमेंट लॉस के नाम से पीएल में डालना पड़ेगा। ये इंपेयरमेंट लॉस है सर। वैल्यू इन यूज, अब कहां वैल्यू इन यूज रे बाबा, अब तो बेच के ही पैसा निकालोगे ना, तो वैल्यू इन यूज का तो मतलब ही नहीं है ना आपके लिए। बोलो वैल्यू इन यूज का कोई मतलब है? नहीं है, तो यही इंपेयरमेंट लॉस है। पहले मुझे बताओ, फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया?
मैं रिपीट करता हूं, दैट फाइंड आउट द डे ऑन विच द नॉन करेंट असेट इज classified as held for sale. The date of classification will be the date on which all the conditions are fulfilled. Conditions are predominantly the asset must be held for immediate sale and the sale must be highly probable. Management must be committed. सारा चीज का प्रूफ सामने रख दो, नॉन करेंट असेट को हेल्ड फॉर सेल बना लो. तो फाइंड आउट द डेट. 2. Find out the carrying amount on this date as per the old Ind AS. 3. Then on this date, find out the carrying amount and fair value less cost to sale whichever is lower, और उस पे Ind AS 105 के हिसाब से असेट को लिख दो. जो भी लॉस होता है P&L में डाल दो इन द नेम इम्पेयरमेंट लॉस. आगे अब बैलेंस शीट में क्या करना है, तुमको जवाब नहीं देना, तुमको सुनना है, बिकॉज Ind AS 105 स्टार्ट्स. बैलेंस शीट में इसको ना तो नॉन करेंट असेट बोलना है ना करेंट असेट बोलना है. नॉन करेंट असेट ऊपर लिख दो, करेंट असेट लिख दो उसके नीचे, जैसा बैलेंस शीट बनाते हो उसके नीचे अलग से एक जगह बना दो, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल 390. माने सबसे ऊपर नॉन करेंट असेट आ गया सारा, पीपीई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसे आता है सारा आ गया. फिर सारे करेंट असेट आ गए. उसके बाद एक तीसरा जगह बना दो, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल के लिए, और सामने में अमाउंट लिख दो 3,90,000. मुझे बताओ पहले कोई प्रॉब्लम है? इजी है. और सर ये 50,000 का लॉस, 50,000 का लॉस पीएल में भेज दो. भाई Ind AS 105 का लॉस तो 50,000 ही है ना. बाकी जो तुमने डिप्रिसिएशन किया, अमोर्टाइजेशन किया, इम्पेयरमेंट किया, वो तो Ind AS 16 में किया, 38 में किया, 36 में इम्पेयरमेंट किया. यस और नो? ये लॉस को अलग से पीएल में भेज दो, इम्पेयरमेंट लॉस. ओके. अब आया नेक्स्ट एपिसोड कि सर हर साल क्या करना है. ये तो फर्स्ट ईयर हो गया. फिर ईयर एंड आएगा, 31 मार्च आएगा. 31 मार्च को क्या करना है? 31 मार्च को उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना है, और डिप्रिसिएशन का चार्ज रुक जाएगा. 10 अक्टूबर के बाद नो मोर डिप्रिसिएशन. क्या बोला? 10 अक्टूबर के बाद नो मोर डिप्रिसिएशन, बिकॉज दैट एसेट इज नो लॉन्गर हेल्ड फॉर यूज, दैट इज हेल्ड फॉर सेल. तो जब आप सेल के लिए होल्ड कर रहे हो तो वाई डिप्रिसिएशन? आप बोलेंगे सर आइडल असेट पे भी तो डिप्रिसिएशन लगता है, बट वो आइडल असेट यूज के लिए होल्ड किया हुआ है, आप तो बेचने के लिए होल्ड किए हुए हो ना. तो डिप्रिसिएशन रुक जाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. और उसके बाद आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते रहना. अब आप बोलेंगे सर अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ गया तो बढ़ा दो. सर कितना दूर तक बढ़ाएंगे? अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस जितना बुक किए हो वहीं तक. रिपीट कराओ. अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस जितना बुक हुआ है वहीं तक का इंपेयरमेंट का रिकवरी आपको करने मिलेगा. मतलब कुल मिलाकर के नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल को इंपेयरमेंट अकाउंटिंग के साथ कनेक्ट किया गया. आर वी डन? आर वी श्योर? कन्विंसिंग है पूरा? अब आइए आगे चलते हैं. बोल.